शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। उस वक्त रात के 3 बजने वाले थे। हर तरफ गहरा सुकूत था। इर्द गिर्द की छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले सख्त सर्द रात में धुंध की चादर ओढ़े सो रहे थे। कमांडो शेरबाज ने रुक कर अंधेरे में पहाड़ियों का जायजा लिया और एक तरफ इशारा करके बोला, हम उस पहाड़ी पर जाएंगे। ये पहाड़ी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर हम वहां काफी देर तक चलते रहे, तब कहीं जाकर उस पहाड़ी के दामन में पहुंचे। ये पहाड़ी टीले की शक्ल में दूसरी पहाड़ियों से मुंसलिक थी। यहाँ बर्फ पिघल चुकी थी। हम पहाड़ी के ऊपर आए तो मैंने देखा कि दूसरी जानिब छोटी सी वादी रात के अंधेरे में स्याह प्याले की तरह नजर आ रही थी। मैंने उस वादी को अंधेरे में भी पहचान लिया। ये वही छोटी सी वादी थी जिसके नीचे जमीन के अंदर मकबूजा इंडियन आर्मी ने आसाबी गैस की तैयारी का खुफिया प्लांट लगा रखा था और जहां हम बारूद लगा कर आ रहे थे। कमांडो शेरबाज खान ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर स्याह रंग का एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल निकाल लिया। उसने कमांडो मजीद से पूछा, रिमोट कंट्रोल की डिस्क लगा दी थी? कमांडो मजीद ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, यस सर। मैंने जितने प्रोजेक्ट को अपने कंट्रोल में किया था वहां नाप तोल कर 3 जगहों पर डिस्क लगाई हैं, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आपके रिमोट कंट्रोल से है। तीनों डिस्कों के साथ इंतहाई जबरदस्त धमाका खेज मवाद लगाया गया है। बाकी जहां जहां बारूदी स्टिकें लगाई हैं वो डिस्कों के धमाके से खुद ब खुद फट जाएंगी। कमांडो मजीद धमाका खेज मवाद की टेक्निक का माहिर था। कमांडो शेरबाज खामोश रहा। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल था। मैंने अंधेरे में उसकी तरफ गौर से देखा। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। फिर उसने एक बार फिर कमांडो मजीद भट्ट से पूछा, तुमसे अनजाने में भी कोई गफलत तो नहीं हुई? कमांडो मजीद भट्ट ने बड़े एतमाद से कहा, नो सर, बिल्कुल नहीं। एक जिम्मेदार कमांडो भूल कर भी गलती नहीं करता। कमांडो शेरबाज ने नीचे वादी की तरफ निगाह डाली। वादी पर धुंध के बादल छाने लगे थे। एक अजीब सा मर्ग आलूद सुकूत वहां तारी था। ये मौत से पहले का सुकूत लगता था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सारी वादी जमीन बोस होने से पहले दम बखुद हो गई है। कमांडो मजीद भट्ट ने शेरबाज से पूछा, सर आपको यकीन है कि इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में आसाबी गैस का जो जखीरा है, तबाही के बाद उसकी गैस बाहर नहीं निकलेगी? शेरबाज ने कहा, मैं जिस तरीके से और टेक्निक के साथ अपनी निगरानी में तुमसे बारूदी कैप्सूल और डायनामाइट की डिस्कें लगवाई हैं, वो हमारा आजमाया हुआ तरीका है। इसी टेक्निक से यूरोप और अमेरिका की कई मंजिला पुरानी बिल्डिंग्स को जमीन बोस किया जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं रिमोट कंट्रोल का सुर्ख बटन दबाऊंगा तो एक जमीन दोज धमाका होगा। उसके साथ ही गड़गड़ाहट की आवाजें उठेंगी जैसे जमीन अंदर से फट रही हो। फिर कई धमाके होंगे और उसके साथ ही वादी की जमीन बैठ जाएगी और इंडियन आर्मी का आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ बनाया हुआ मंसूबा और अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट करोड़ों मन मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगा। आसाबी गैस का सारा जखीरा भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। अगर जमीन के फटने से तहखाने की सुरंगों में किसी सुरंग में से पानी निकल आया तो फिर सारी की सारी गैस का असर जायल हो जाएगा। कमांडो मजीद भट्ट कहने लगा, सर मैंने जितनी ताकत का धमाका खेज मवाद लगाया है उससे जमीन के अंदर जहां जहां बारूद फटेगा कुएं बन जाएंगे और पानी निकल आएगा। जहां तक मेरा अंदाजा है ये सारी वादी सुबह तक झील की शक्ल इख्तियार कर चुकी होगी। शेरबाज खान ने इत्मीनान का सांस लिया। इससे गैस का असर खत्म हो जाएगा। फिर उसने कलाई की घड़ी पर निगाह डाली और आहिस्ता से कहा, दुश्मन के मजमूम मंसूबे के खात्मे का वक्त पूरा हो गया है। मैं बटन दबाने लगा हूँ। हम टीले के ऊपर घनी झाड़ियों की ओट में बैठे थे। मुझे अपने दूसरे साथियों का पता नहीं था, लेकिन मैंने बैठे बैठे झाड़ियों को पकड़ लिया क्योंकि जेरे जमीन धमाके से वहां जलजले की कैफियत का पैदा होना लाजमी था। कमांडो शेरबाज ने 10 से उल्टी गिनती शुरू कर दी। जब गिनती पूरी हो गई उसने उस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। उसके साथ ही पहाड़ी टीला जरा सा हिला जैसे किसी बहुत बड़े जिन ने उसे धक्का दिया हो। फिर टीले को बहुत हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए। कमांडो मजीद भट्ट ने धीमी आवाज में पुरजोश नारा बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। नीचे वादी में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। हम नीचे देख रहे थे। वादी में धुंध छट चुकी थी और दरख्त और झाड़ियां स्याह धब्बों की तरह नजर आ रही थी। हमारे देखते देखते एक बड़े जोर का धमाका हुआ। हम अपनी जगह से बुरी तरह हिल गए। मैंने अपने आप को संभालते हुए नीचे वादी में देखा। वहां अब दरख्तों और झाड़ियों के स्याह धब्बे नजर नहीं आ रहे थे। उसकी जगह गर्दो गुबार के बादल ऊपर को उठ रहे थे। कमांडो शेरबाज ने कहा, वापस चलो, मिशन मुकम्मल हो गया है। हम उठे और टीले की दूसरी जानिब से उतरने लगे। टीले को मामूली झटके
अब भी लग रहे थे। वादी की तरफ से ऐसी गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं जैसे कोई बहुत बड़ा अफरीत चट्टानों के गिरने से उनके नीचे आकर बुरी तरह हिल रहा हो। नीचे से लोगों की आवाजें और एक दो फौजी गाड़ियों के स्टार्ट होने की आवाजें भी सुनाई थी। हम टीले से उतरकर तेज तेज चलते शॉर्टकट और खुफिया पहाड़ी रास्ते पर हो गए। जब हम बड़ी सड़क के करीब आए तो फौज की 3-4 गाड़ियां तूफानी रफ्तार के साथ गुजर गईं। कमांडो शिरबाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें कामयाबी अता की। आधे घंटे के बाद हम जमीन दोस्त तहखाने में बैठे थे। समद भट्ट वहां पहले से मौजूद था। जेर जमीन प्रोजेक्ट के धमाके शहर में भी सुनाई दिए थे। समद भट्ट ने कहा कि जब जमीन लरजने लगी थी तो मैं समझ गया कि कमांडो ऑपरेशन कामयाब रहा है। फिर उसने बताया कि जख्मी कश्मीरी मुजाहिदों और मुजाहिद खवातीन को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। कमांडो शिरबाज कहने लगा, धमाकों की फजा में गैस की बू बिल्कुल नहीं थी। गैस की बू यहाँ की फजा में भी महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारे लगाए हुए डायनामाइट के फटने से वहाँ गहरे गड्ढे बल्कि कुएं बन गए हैं और पानी निकल आया है। पानी ने गैस के मुज़र असरात को जायल कर दिया है। कमांडो मजीद भट्ट बोला, मैंने इसी मकसद को सामने रखकर धमाका खेज मवाद तैयार किया था। मैंने कहा सुबह पता चलेगा कि वहाँ जमीन की क्या हालत हो गई है। शिरबाज कहने लगा, भारतीय फौज की ये बहुत बड़ी शिकस्त है कि कश्मीरी मुजाहिद उनके इतने अहम और खुफिया और कीमती प्रोजेक्ट को पूरे का पूरा तबाह कर गए हैं। मेरा ख्याल है कि फौजी सुबह तक इस सारे इलाके को घेर कर घर घर की तलाशी शुरू कर देंगे। कमांडो मजीद भट्ट ने कहा, मेरा मशवरा है कि हमें शुमाली पहाड़ियों के जंगल वाली खुफिया कमीनगाह में चले जाना चाहिए। इस तजवीज पर मैं भी खामोश हो गया और कमांडो शिरबाज भी सोचने लगा। कमांडो मजीद ने मजीद इसरार करते हुए कहा, हम शहर के करीबी इलाके में हैं। अगर हम यहाँ पकड़े गए तो इस बस्ती के सारे मकीनों की कमबख्ती आ जाएगी। भारतीय फौजी सबको पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। अभी रात का अंधेरा छाया हुआ है। कमांडो शिरबाज उठ खड़ा हुआ, तुम ठीक कहते हो, चलो यहाँ से चले चलो। तहखाने से निकलकर हम ऊपर आ गए। मकान के मालिक को सारी सूरत हाल बताई। उसने बहुत कहा कि आप इसी जगह छुपे रहें, भारतीय फौजियों को आपका पता नहीं चल सकेगा। मगर शिरबाज फैसला कर चुका था। उस वक्त आसमान पर पिछले पहर की नीली नीली रोशनी झलकने लगी थी। हम बस्ती की गुंजान और ऊंची नीची गलियों के अंधेरे में छुपते छुपाते वहां से निकल गए। शहर श्रीनगर को जो सड़क जाती थी वो हमारे दाएं जानिब काफी दूर थी, मगर उस पर फौजी गाड़ियों के गुजरने की आवाज आ जाती थी। फौज को तो मुसीबत पड़ गई होगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस इंटेलिजेंस अलर्ट हो चुकी थी। कमांडो शिरबाज ने खेत के अंधेरे में आकर कहा, कुछ पता नहीं कि आगे इंडियन फौज के आदमी छुपे हुए हैं, हमें रूट बदलना होगा। वो हमें गाइड करते हुए खेतों के पहलू से निकाल कर एक मैदान में ले आया जिसके आखिरी किनारे पर दरख्तों की झुरमट अंधेरे में स्याह बादल की तरह दिखाई दे रहे थे। यहाँ जमीन पर बहुत जगहों पर बर्फ की ढेरियां लगी हुई थी। शहर के शुमाली जंगल वाली खुफिया कमीनगाह अखरोट, चनार और चीड़ के दरख्तों में घिरे हुए एक ऊंचे पहाड़ के अंदर एक कुदरती गार थी। ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था और जमीन से बाहर निकली हुई नोकीली चट्टानों और गहरी घाटियों में से होकर ऊपर पहाड़ के दामन तक चला जाता था। कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिद वहाँ मौजूद थे। रास्ते में 2-3 जगहों पर उन्होंने हमें रोका और शिरबाज और कमांडो मजीद भट्ट को देखकर वो पीछे हटकर वापस अपनी पोजीशनों में चले गए। ये एक कुदरती गार था। पहाड़ों के अंदर जो कुदरती गार होते हैं उनको देखकर इंसानी अक्ल बाज़ औक़ात हैरान रह जाती है। ये सुरंग की तरह के गार नहीं होते कि छत भी कच्ची हो और जमीन भी कच्ची हो और दीवारों पर जाले लगे हों और छत से भी जाले लटक रहे हों। ये बड़े साफ सुथरे गार होते हैं। जमीन पर छोटे बड़े गोल गोल और नोकीले पत्थरों का फर्श बिछा होता है। ऊंची छत होती है और ऊपर देखो तो गोल गोल पत्थरों की मेहराबें बाहर को निकली होती हैं। दीवारें चट्टानों की होती हैं। ये कुशादा और नीम रोशन होते हैं। छत के पत्थरों में किसी न किसी सुराख से रोशनी अंदर आ रही होती है। बारिश हो तो इन सुराखों से पानी छोटी छोटी आबशारों की तरह गार में आने लगता है। गारों के फर्श पर पत्थरों के बहने के निशान बने होते हैं। चलते चलते कहीं गार में बड़ा दालान आ जाता है। कुदरती गार के ऐसे ही एक दालान में हमारे मुजाहिदों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। जहाँ बड़े बड़े चट्टानी पत्थरों की सीढ़ियां ऊपर छत तक चली गई थी। ऊपर जहाँ सीढ़ियां खत्म होती थीं वहाँ एक जानिब पहाड़ में गोल सुराख था। उस सुराख में से उस वक्त रात के पिछले पहर की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। ये सुराख पहाड़ी ढलान के पहलू में बाहर निकलता था, जहाँ दिन और रात के वक्त हमारा एक मुजाहिद पहरे पर मौजूद रहता था। गार के दालान में चट्टानों के बड़े बड़े कुदरती सुतून बने हुए थे। इन सुतूनों के पीछे एक जगह नमदों और कंबलों का फर्श बिछा हुआ था। यहाँ फजा नीम गर्म थी और बाहर वाली सख्त सर्दी नहीं थी। हमने वहाँ पहुंचकर अपना कमांडो लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और कंबल ओढ़ कर बेसुध होकर पड़ गए। सख्त थके हुए थे। ऐसी गहरी नींद आई कि जब एक मुजाहिद ने हमें उठाया तो उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। हमने वही नाश्ता किया और समावार में से गरम गरम कश्मीरी चाय पी। कोई 11:30 बजे समद भट्ट आ गया। वो खुश भी था और परेशान भी था। उसने बताया कि शहर में फौज ही फौज फिर रही है। अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट की तबाही को भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस छुपा रही है, मगर श्रीनगर के तमाम मुसलमानों को प्रोजेक्ट की तबाही का इल्म हो गया है और लोग खुश हैं,
लेकिन भारतीय फौज ने बेदरीग पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट वाले इलाके के आसपास की देहाती बस्तियों में फौजी घरों में घुसकर तलाशी ले रहे हैं। कुछ लोगों को यूं ही शुबे में पकड़कर भी ले गए हैं। शेरबाज ने पूछा, जहां अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था उस जगह की क्या पोजीशन है? समद बट ने बताया कि वहां झील बन चुकी है, लेकिन फजा में गैस की हल्की हल्की बू महसूस होती है। अगरचे उसकी वजह से अभी तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा। इस गैस की वजह से शहर के लोगों को मालूम हुआ है कि भारतीय फौजी जमीन के अंदर गैस के बम बना रहे थे, जिसे कश्मीरी मुजाहिदों ने तबाह कर दिया है। कमांडो मजीद बट ने पूछा, अपने हुर्रियत परस्त मुजाहिदों में से कोई पकड़ा तो नहीं गया? समद बट ने नफी में सर हिलाया, कोई नहीं पकड़ा गया। इसकी वजह यह हुई है कि रात के पिछले पहर जब जेर जमीन प्रोजेक्ट में धमाका हुआ और जमीन हिली तो कश्मीरी मुजाहिद समझ गए कि हमारे कमांडोज ने भारतीय फौज का कोई बहुत बड़ा असलहे का जखीरा तबाह किया है और अब फौज पकड़ धकड़ शुरू कर देगी। चुनाचे वो सुबह होने से पहले पहले खुफिया ठिकानों पर रूपोश हो चुके थे। कमांडो शेरबाज ने समद बट से कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी के साथ साथ कुछ परेशानी के असरात भी देख रहा हूँ, खुलकर बताओ क्या बात है? समद बट ने गहरा सांस भरकर कहा, भारतीय फौजी बाबू शमसुद्दीन की बहू को पकड़ कर ले गए हैं। उसकी एक हफ्ता पहले शादी हुई थी। जाते हुए उसके खावत को कह गए हैं कि इधर पाकिस्तानी कमांडो छुपे हुए हैं, उनको पकड़वा दो और अपनी दुल्हन को वापस ले जाओ। दुल्हन का नाम नूर बानो है और उसके खावत का नाम गुलाम दीन है। गुलाम दीन अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए भारतीय फौजियों पर टूट पड़ा। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा और नूर बानो को उठाकर जीप में डाला और ले गए। ये सुनकर हम सब के खून खौल उठे, चेहरे गुस्से से लाल सुर्ख हो गए। कमांडो शेरबाज ने 2-3 बार अपने माथे पर जोर जोर से हाथ मारा। कमांडो मजीद बट जोश में आकर बोला, हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे। हम भारतीय फौजी अफसरों की सारी बीवियों को एक एक करके कत्ल कर देंगे। मुझसे ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं हो रही। कमांडो शेरबाज ने मजीद बट के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मजीद बट, जो इस वक्त तुम्हारी हालत है वही हालत हमारी भी है, लेकिन जज्बात के जोश में उठाया हुआ कदम हमें उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। वो बोला, तो फिर कमांडो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें? कमांडो शेरबाज ने अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबू शमसुद्दीन की बहू को इज्जत आबरू के साथ उसके घर वापस लाएंगे। फिर उसने समद बट की तरफ देखकर कहा, समद बट, अभी यहाँ से निकल जाओ और मालूम करो कि नूर बानो को कौन से फौजी कैंप में रखा गया है। ये मालूमात तुम्हें हर हालत में और बड़ी जल्दी हासिल करके मुझे बताना है। समद बट उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, सर यस सर। और वो मजीद कोई बात कहे बगैर गार के थाने की तरफ तेज तेज चला गया। उसके जाने के बाद कमांडो मजीद बट जो पेचोताप खा रहा था कहने लगा, सर इस तरह कुछ नहीं होगा। हमें कमांडो एक्शन करके किसी बड़े भारतीय फौजी अफसर की बीवी या बेटी को यरगमाल बनाना होगा। सिर्फ उसी सूरत में शमसुद्दीन की बहू की इज्जत भी महफूज रहेगी और वो वापस भी आ जाएगी। शेरबाज ने कहा, लेकिन पहले हमें मालूम तो हो कि नूर बानो कौन से फौजी कैंप में है, उसके बाद हम कोई एक्शन कर सकते हैं। कमांडो मजीद बट पेचोताप खाता रहा, मगर हर कमांडो डिसिप्लिन का पाबंद होता है और अपने लीडर के हुक्म को मानता है। मैं भी एक हफ्ते की ब्याही हुई दुल्हन के अगवा का सुनकर परेशान हो गया था और मेरे जज्बात भी भड़क रहे थे, मगर मैं भी डिसिप्लिन का पाबंद था और अपने लीडर कमांडो शेरबाज खान के हुक्म के बगैर अपने तौर पर कोई एक्शन नहीं ले सकता था। बाबू शमसुद्दीन की बहू के अगवा का सुनकर माहौल पर अफसुर्दगी और हैजान की कैफियत छा गई थी। कमीनगाह में जो दूसरे मुजाहिद थे वो भी शदीद गुस्से की हालत में थे, मगर सब कमांडो शेरबाज की तरफ देख रहे थे कि ये कोई ऑर्डर दे तो वो सब उसकी तकमील के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दे। हमसे दोपहर का खाना भी न खाया गया, बस खाली चाय पीकर खामोश बैठे रहे। कमांडो मजीद बट ने चाय भी नहीं पी थी। वो जख्मी शेर की तरह कभी बैठकर पहलू बदलने लगता और कभी उठकर गार के थाने तक जाता और वापस आकर कहता, समद बट अभी तक नहीं आया, और बैठ जाता और पहलू बदलने लगता। दोपहर के बाद समद बट वापस आ गया, कहने लगा, बाबू शमसुद्दीन की बहू को भारतीय फौज ने शाही चश्मे वाली पहाड़ी के कैंप में रखा हुआ है। मेरे मुखबर की इतला के मुताबिक नूर बानो कैंप के क्वार्टर गार्ड में बंद है। हो सकता है कि आज शाम तक उसे किसी दूसरी जगह ले जाएं, लेकिन अभी तक वो शाही चश्मे वाले कैंप के क्वार्टर गार्ड में ही है। हम खामोश बैठे रहे, किसी ने 1-2 लम्हे कोई बात न की। फिर कमांडो शेरबाज ने समद बट से पूछा, उस कैंप का कमांडिंग ऑफिसर कौन है? समद बट बोला, मैंने इसका भी पता लगा लिया है, ये 16 जाट रेजिमेंट का कैंप है। इस कैंप के कमांडिंग ऑफिसर का नाम कर्नल वाडिकर है। वो मरहट्टा कर्नल है और बेंगलोर का रहने वाला है। शेरबाज के चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। उसने दूसरा सवाल किया, क्या कर्नल वाडिकर यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा है? समद बट ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, ये मुझे मालूम नहीं है, इसका पता करना पड़ेगा। शेरबाज खान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर अभी उल्टे कदमों वापस जाओ और ये पता करके आओ कि कर्नल वाडिकर अकेला रह रहा है या उसकी फैमिली भी उसके साथ है। अगर फैमिली उसके साथ है तो फैमिली में कौन कौन है और औरतें
कितनी हैं। कमांडो मजीद ने बेताबी से कहा, अगर उसकी फैमिली उसके साथ है तो खुदा की कसम मैं उसकी सारी फैमिली को अगवा करके ले आऊंगा। शिरबाज ने उसको दबी जबान में कहा, मजीद बट अपने ऊपर काबू रखो, हम वही कुछ कर रहे हैं जो तुम चाहते हो, लेकिन हम जोश से नहीं होश से काम लेना चाहते हैं। फिर उसने समद बट से कहा, यह काम तुम्हें आज ही करना होगा। शाम तक मैं चाहता हूँ कि तुम कर्नल वाडिकर की फैमिली के बारे में पूरी तफसील मालूम करके मेरे पास आ जाओ। यस सर। और समद बट चला गया। शाम तक वक्त गुजारना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। बाबू शमसुद्दीन की बहू हमारी इज्जत और गैरत थी। हम बड़ी जल्दी उसे भारतीय दरिंदों की कैद से आजाद करवाना चाहते थे। हम चाहते थे कि एक लम्हा जाया किए बगैर कोई जबरदस्त कमांडो ऑपरेशन करके नूर बानो को भारतीय दरिंदों की कैद से निकाल लाएं। शाम तक का वक्त बड़ी बेजारी और बेचैनी की हालत में गुजरा। शाम होते ही समद बट वापस आ गया। शिरबाज ने उसको देखते हुए पूछा, क्या खबर लाए हो? समद बट ने बताया कि जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वाडिकर की उम्र 30-32 साल है। उसकी हाल ही में शादी हुई है और वो कैंप में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रह रहा है। शिरबाज खान ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली और कहा, खुदा की कसम हम कर्नल की बीवी को उसी तरह उठाकर यहाँ लाएंगे जिस तरह कर्नल वाडिकर के फौजी बाबू शमसुद्दीन की बहू को उठाकर ले गए हैं। कमांडो मजीद बट का चेहरा तमतमा उठा। हम आज रात ही कमांडो एक्शन करेंगे। हम कैंप के क्वार्टर गार्ड पर कमांडो अटैक करेंगे और अपनी कश्मीरी बहन को निकाल कर ले आएंगे। समद बट कहने लगा, यह काम इतना आसान नहीं होगा। क्वार्टर गार्ड कैंप के दरमियान में है और कैंप के गिर्द भारतीय फौज जगह जगह मोर्चे बनाकर बैठी हुई है। कमांडो शिरबाज ने कदरे बरहम होकर मजीद बट से कहा, तुम अपने होशो हवास में कब आओगे? हम कमांडो हैं, हम कोई फौजी प्लेटून नहीं है कि कैंप पर धावा बोल दें। मैंने और शिरबाज खान ने समद बट की ये ड्यूटी लगाई कि वो कर्नल वाडिकर की बीवी के बारे में पूरी रिपोर्ट ला कर दे कि उसके मामूलात क्या हैं, वो दिन के वक्त कहाँ कहाँ जाती है, उसकी सहेलियां कहाँ कहाँ पर हैं और वो शॉपिंग करने अकेली जाती है या गार्ड उसके साथ होता है। समद बट दूसरे दिन जो मालूमात लेकर आया वो ये थी कि कर्नल की बीवी का नाम सरला देवी है। वो शहर में जब भी शॉपिंग करने आती है तो 2 फौजी सिपाही उसकी गाड़ी के साथ होते हैं। श्रीनगर में उसकी एक ही सहेली रूपा देवी है जो औरतों के कॉलेज में लेक्चरर है। सरला देवी दूसरे तीसरे रोज उसके घर उससे मिलने जाती है। उस वक्त कोई गार्ड उसके साथ नहीं होता, वो खुद गाड़ी चला कर जाती है। समद बट ने और भी मालूमात मुहैया की थी मगर कमांडो शिरबाज की तवज्जो नंबर 3 मालूमात पर थी। उसने समद बट से पूछा, नूर बानो इस वक्त कहाँ है? समद बट बोला, मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक कैंप के क्वार्टर गार्ड में ही है। कर्नल वाडिकर इस इंतजार में है कि नूर बानो का शौहर या उसके रिश्तेदार कैंप में आकर पाकिस्तानी कमांडो के बारे में बता दें कि वो कहाँ छुपे बैठे हैं और वो नूर बानो को उनके हवाले कर देगा। शिरबाज ने समद बट से कहा, ठीक है। समद बट, कर्नल की बीवी रूपा देवी के मकान का मालूम करो कि शहर में किस जगह पर है और रूपा के घर में कौन कौन रहता है। समद बट दूसरे दिन वापस आने का कहकर चला गया। समद बट की जबानी दूसरे रोज रूपा देवी के मकान के बारे में जो तफसीलात मालूम हुई वो ये थी कि रूपा देवी जो मकामी कॉलेज में लेक्चरर है वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने क्वार्टर में रहती है। वो बेवा है। उसका मकान कैंप के जुनूब में थोड़े फासले पर एक नई आबादी के शुरू में है और कर्नल की बीवी आमतौर पर शाम होने से जरा पहले वहाँ आती है। दोनों सहेलियां इकट्ठी बैठकर चाय पीती हैं, बातें करती हैं, अंग्रेजी और हिंदुस्तानी फिल्मों के गाने कैसेट प्लेयर्स पर लगाकर सुनती हैं और शाम होते ही कर्नल की बीवी सरला देवी वापस चली जाती है। उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता, वो अपनी छोटी सी गाड़ी खुद ड्राइव करके आती है। इस दौरान मैंने अपने सांप दोस्त से भी मदद हासिल करने का फैसला कर लिया था। मैंने उसे लकड़ी की छोटी डिब्बी में बंद करके अपने साथ ही रखा हुआ था। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि सांप खुदा जाने बीमार था या उसको क्या हो गया था कि मेरे बुलाने पर भी नहीं बोलता था और अपना सर भी ऊपर नहीं उठाता था। मैंने शिरबाज से कहा, हम सांप को भी इस मिशन पर साथ लेकर जाएंगे, वो हमारे काम आ सकता है। कमांडो शिरबाज खान सांप के ड्रामे को पसंद नहीं करता था। कहने लगा, जो काम मर्द कर सकते हैं वो सांप नहीं कर सकता। वैसे भी ये तमाशा मुझे पसंद नहीं। मैंने कहा, आजमा कर देख लेने में क्या हर्ज है। कमांडो शिरबाज कमांडो मजीद बट के साथ कमांडो ऑपरेशन के मंसूबे पर गौर कर रहा था। बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी हैदर अली, वैसे मैं सांप को साथ ले जाने के हक में नहीं हूँ। हमारा मंसूबा कर्नल वाडिकर की बीवी सरला देवी को उस वक्त अगवा करने का था जब वो अपनी सहेली रूपा देवी के घर आ रही हो, उसके घर आ चुकी हो या उसके घर से वापस जा रही हो। उस वक्त उसके साथ फौजी गार्ड नहीं होता था। शायद इसलिए नहीं होता था कि रूपा देवी का घर फौजी कैंप के करीब ही था और वो इलाका भारतीय फौज के ज़ेरे असर इलाका था। मैंने उन्हें गार में छोड़ा और खुद गार के बाहर उस जगह आ गया जहाँ मैंने अपने दोस्त सांप को एक जगह छुपाया हुआ था। मैंने झाड़ियों में एक बड़ी अच्छी जगह बना दी थी। वहाँ सांप की डिब्बी जरा सी खोल कर रख देता कि सांप को ताज़ा हवा भी आती रहे। अगरचे मुझे मालूम था कि सांप को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। मैं झाड़ियों के पास बैठ गया, हाथ अंदर करके लकड़ी की डिब्बी बाहर निकाली। वो आधी खुली थी। उसे पूरा खोला तो देखा कि वो खाली थी, सांप उसमें नहीं था। मैंने ख्याल किया कि वो इधर उधर चहलकदमी करने या शिकार की तलाश में निकल गया होगा। मैंने खास तरह की सीटी बजाकर उसे आवाज दी। आवाज देकर भी पुकारा मगर सांप न आया। मैं कुछ परेशान हुआ कि कहीं उसे कोई सपेरा न ले गया हो, मगर इस तरफ कभी कोई गैर आदमी नहीं
आया था। कभी किसी सपेरे के बीन बजाने की आवाज नहीं सुनी थी। डिब्बी मैंने झाड़ियों में ही रहने दी और ये सोचकर गार में आ गया कि रात को आकर फिर देखूंगा, तब तक सांप आ गया होगा। रात को भी मैंने झाड़ियों में आकर देखा, डिब्बी उसी तरह खाली पड़ी थी, सांप कहीं नहीं था। मैंने उसे आवाज दी, मुंह से हल्की सी सीटी भी बजाई, मगर सांप वहां होता तो आता। उसे तो जैसे जमीन निगल गई थी। रात गुजर गई थी। अगले दिन भी आकर देखा, सांप कहीं नहीं था। मैं समझ गया कि सांप कहीं चला गया है और अब वो मेरे पास नहीं आएगा। मुझे उसे भूल जाना चाहिए। उसी रोज समद बट ने आकर इत्तला दी कि आज तीसरे पहर कर्नल वाटिकर की बीवी सरला देवी अपनी सहेली के यहाँ जाने वाली है। हम उसी खबर का इंतजार कर रहे थे। हमने फौरन अपनी कमांडो पार्टी तैयार की और जरूरी तफसीलात तय करने लगे। इस कमांडो पार्टी में शेरबाज था, मैं और कमांडो मजीद बट। समद बट ने इस पर एतराज किया, कहने लगा, सिर्फ एक औरत को अगवा करने के लिए हमें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। शेरबाज ने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मिशन के लिए मैं और कमांडो बट ही काफी हैं। आपको और कमांडो हैदर अली को इस एक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो सारा इलाका भारत का फौजी इलाका है, वहाँ किसी किस्म के भी हालात पैदा हो सकते हैं। कमांडो मजीद बट ने भी समद बट की तजवीज और उसके ख्याल की तायद की। बोला, समद बट ठीक कह रहा है, इस मिशन के लिए हम दोनों काफी हैं। मैं और शेरबाज सोचने लगे। शेरबाज ने कहा, ठीक है, हम बराह रास्त कमांडो एक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन दूर रहकर निगरानी जरूर करेंगे। यही फैसला हुआ कि मैं और शेरबाज खान कर्नल की बीवी के अगवा में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे, मगर कुछ फासले पर कमांडो ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। समद बट ने 2 और मुजाहिद साथ रखने का फैसला किया। उसकी इत्तला थी कि कर्नल की बीवी दोपहर को 3 और 4 बजे के दरमियान फौजी कैंप से निकलकर अपनी सहेली के घर की तरफ जाएगी। समद बट और मजीद बट को सारे रास्ते का पता था, वो उसी इलाके का रहने वाला था। फिर भी शेरबाज ने उनको साथ लिया और वारदात की जगह का मुआयना करने निकल पड़े। मैं भी उनके साथ था। हमने आम शहरियों वाला लिबास पहन रखा था। हमें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम जिहाद कश्मीर के खतरनाक तरीन और जांबाज कमांडो हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।